नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब का। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने चले छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बुक में कुछ यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड हेल्प टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी कैन सी in that these sectors have grown simultaneously. Growth in each sector probably has reinforced the growth in every other sector. क्या बोला जा रहा है कि देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अगर आप सीधे सीधे डेवलपमेंट से या इकोनॉमिक ग्रोथ से देखोगे तो बिल्कुल सीधा लिंक बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, ह्यूमन कैपिटल में मान लीजिए एजुकेशन के पैरामीटर्स, हेल्थ के पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ, एग्जैक्टली किस हिसाब से बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, क्या उसका क्वांटम होगा, ये फिक्स कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट बढ़ेगी। तो ये चीज प्रूव होती है इस टेबल 5.1 से। ये इकोनॉमिक सर्वे है, अलग अलग सालों का। देखिए क्या बताया जा रहा है। रियल पर कैपिटा इनकम इन रुपीज 1951 में थी 7,651, 1981 में हो गए 12,174, 1991 में 15,748, 2001 में 23,095, 2016-17 में 77,659। तो कहीं ना कहीं रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। अब ये रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इसके चलते अगर हम देखें कि क्या एजुकेशन के पैरामीटर्स में कोई इंप्रूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। 1951 में देश में लिटरेसी रेट था लगभग 16.6%, 1981 में ये हो गया 43.57%, 1991 में पहुंच गया 52%, 2001 में पहुंच गया 65%, 2016-17 में पहुंच गया 76%। तो लिटरेसी रेट बढ़ा है, तो यहाँ पे एजुकेशनल अटेनमेंट इंडिया का बढ़ा है। अगर आप हेल्थ अटेनमेंट की बात करो तो हेल्थ अटेनमेंट में क्रूड डेथ रेट यानी पर हजार लोग, जितने लोग इंडिया में मर रहे हैं, अगर आप उनके नंबर्स को देखो तो पर हजार 25 लोग मर रहे थे इंडिया में 1951 में, फिर 12.5 हो गया ये नंबर 1981 में, 9.8 हो गया 1991 में, 2001 में 8.8, 2016-17 में 6.3। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 146, 110, 80, 63, 33। तो आप देखिए यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, एजुकेशनल इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशनल इंडिकेटर्स, जो कि दे आर बेसिकली इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब ये इंप्रूव होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंप्रूव होगी ही होगी। कितनी इंप्रूव होगी ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, कंडीशंस टू कंडीशंस वेरी हो सकता है, बट एक जनरल टर्म्स में हो सकता है कि हाँ इंप्रूव होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक के ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबकी वीडियोस मैंने बना रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको सारे मेरे जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जिन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ पाने के लिए। मैं बहुत से करंट अफेयर्स के, एडिटोरियल्स के लेक्चर्स बनाता हूँ, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता रहता हूँ। साथ साथ जो वीडियोस बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में जाती है। 10,000 से ज्यादा लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लो। फिर यहाँ पे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की बात की गई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है। ये 2019 का ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में बहुत लंबे समय तक सरकार ने सोचा और उसको इम्प्रूव करके ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई, और वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है। 2019 में जो पॉलिसी आई थी वो क्या एस्पायर करती थी? इंडिया एस्पायर्स टू टेक इट्स प्लेस बिसाइड यूएस एंड चाइना एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030-32। मतलब हमारा टारगेट है कि 2030-2032 तक यूएस और चाइना के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम होंगे। और अभी के लिए इंडिया कितना है? छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ नॉमिनल बेसिस पे बात हो रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे बात नहीं हो रही है। परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे हम लोग ऑलरेडी तीसरे नंबर की इकोनॉमी थे दुनिया में। यह अलग बात है कि कोरोना के बाद जब इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गई तो हम चौथे पायदान पे आ गए, बट कहीं ना कहीं नॉमिनल बेसिस पे हम लोग छठे नंबर पे लगभग, परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे हम लोग तीसरे या चौथे नंबर पे रहते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नॉमिनल बेसिस पे भी हम छठे नंबर से तीसरे नंबर पे आ सकते हैं 2030-2032 तक, और $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन सकते हैं अगले 5 से 7 सालों में। सरकार का टारगेट भी है कि भाई 2025 तक हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। हालांकि जिस हिसाब से अभी हमारी ग्रोथ चल रही है इकोनॉमी में, थोड़ा मुश्किल लग रहा है बन पाना। ठीक है, अब देखिए आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं।
2030-32 तक एम क्या किया जा रहा है कि हम लोग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना आसान तो है नहीं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 2030-32 तक ये जो हमारा टारगेट है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, $10 ट्रिलियन से ज्यादा की हमारी इकोनॉमी होगी। अब ये $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बना सकते, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर हमारी ग्रोथ होगी तो इट हैज टू बी ड्रिवन बाय नॉलेज रिसोर्सेज। हमें अपने नॉलेज के रिसोर्स पे, अपने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पे इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनना पॉसिबल कर पाए। ठीक है ना भाई। अब देखिए, अगर हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाते हैं दुनिया के तीसरे नंबर की, तो ये बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट होगा। यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम्स बदलेंगे, कहीं ना कहीं हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हो जाएगा। साइंटिफिक इनोवेशंस, R&D बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम उस लेवल की इकोनॉमी पे कहीं पहुंच पाते हैं, अगर हम कहीं से भी USA और चाइना के पास पहुंचना चाहते हैं अगर तीसरे नंबर पे भी, तो हमें अपने काम करने का तरीका बिल्कुल बदल देना पड़ेगा रेवोल्यूशनरी तरीके से। ठीक है। और जितनी भी हमने खामियां अपनी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव में बात करी है पिछले 2 से 3 या 4 चैप्टरों में, उन सब खामियों को हमको हटाना पड़ेगा। और इन सब चीजों के लिए वी विल नीड अ नॉलेज सोसाइटी based on a robust education system with all the requisite attributes and characteristics in the context of changes in knowledge demands, technologies and the way in which a society lives. The policy vision suggests how human capital formation in India will move its economy to a higher growth trajectory. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई देखिए, अगर ये जो हमने ख्वाब देखे हैं कि USA चाइना जैसा बड़ा बनना है, अगर 2030-32 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो ये करने के लिए भैया हमारी जो सोसाइटी वो पूरी नॉलेज बेसिस पे काम करनी चाहिए, R&D अच्छा होना चाहिए, रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जिस प्रकार से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को USA, चाइना और बाकी बड़े बड़े कंट्रीज ने डेवलप किया, उस प्रकार से हमें भी डेवलप करना है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डिमांड्स को आगे लेके जाना, और कहीं ना कहीं हमें अपने इन्वायरमेंटल एक्शंस में भी रिस्पॉन्सिबल रहना है। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके कितने भी गैस का इजेक्शन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के। तो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी बताई गई हैं, कितना कर पाएंगे हम लोग, ये बात की बात है। इंडिया एज ए नॉलेज इकोनॉमी की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कैसे ना की जाए। इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंप्रेसिव रिकॉर्ड दिखाया है इसने पिछले 20 सालों में। अगर आप बात करो तो एंटरप्रेन्योर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग इस बात पे फोकस डाल रहे हैं कि इंडिया अपने आप को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बदलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारे यहाँ पे एक सनराइज सेक्टर है, पहले बहुत बूम कर चुका है, ये ऑलरेडी और बूम कर रहा है। हमें देख रहे हैं कि गांव भर के इलाकों में अब ईमेल पहुंच चुका है। ई गवर्नेंस के तरीके सरकार डेली मर्रा में लेके आ रही है, और ई गवर्नेंस के तरीके केवल अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, सरकार इनको रूरल एरियाज तक पहुंचा रही है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने ई गवर्नेंस सिस्टम को और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी एक देश में अलग अलग फैसेट्स में किस हद तक इम्बाइब किया जा सकता है, ये उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, और IT बेस्ड सर्विसेज को जितना ज्यादा रूरल एरियाज तक पहुंचाया जाएगा, उतना ही रूरल एरियाज का कनेक्ट अर्बन एरियाज के साथ बढ़ेगा, उतना ही उनका डेवलपमेंट होगा। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब एक कनेक्शन हम लोग बनाएंगे ह्यूमन कैपिटल में और ह्यूमन डेवलपमेंट में। एक सेकंड के लिए आपको लग सकता है अगर आप ह्यूमन कैपिटल पढ़ो और ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ो कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज नहीं है। ये दोनों सुनने में एक जरूर लग रहे हैं, बट हैं अलग अलग। ह्यूमन कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशन और हेल्थ को इंपॉर्टेंट मानता है। एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, उसके लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वहीं पे अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ की बात करता है, और बोलता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन बीइंग। बट यहाँ पे समझिए बात को, human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they will value. समझिए बात को, क्या बताया जा रहा है कि बेसिकली ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बींग्स को बस एज अ मीन्स मान रहे हैं टू एन एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स की तरह मान रहा है, एक ऐसा रिसोर्स जिसको देश की इकोनॉमी, सोसाइटी की इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड में ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, और कह लीजिए उसका पर्पस है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो ह्यूमन कैपिटल के कंसेप्ट को यहाँ कैसे समझा जा रहा है कि भाई एक इकोनॉमी की,
एक कंपनी की, सोसाइटी की, एक ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके ह्यूमन कैपिटल को अच्छा करो। तो यहाँ पे एंड एम क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इस ह्यूमन कैपिटल के कंसेप्ट में कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वो कंपनी की हो, सोसाइटी की हो, इकोनॉमी की हो, एक अलग बात है। लेकिन समझिए बात को, यहाँ पे जब आप ह्यूमन बीइंग के प्रोग्रेस की बात करते हो तब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल को जब आप बढ़ाने की बात करते हो तो ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को बस समझा जाता है एज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि आप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ और एजुकेशन के पैरामीटर्स को अच्छा कर रहे हो ताकि वो और प्रोडक्टिव हो सके और एंड रिजल्ट अच्छा किया जा सके। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में उनको एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो खुद को भी अच्छा कर सके। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस व्यू any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services। यानी कि ह्यूमन कैपिटल में अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया और उस पर्टिकुलर पर्सन का डेवलपमेंट हुआ बट एंड जो आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज का उसका एनहेंसमेंट नहीं हुआ तो वहां पे ह्यूमन कैपिटल का आइडिया बेकार हो जाएगा। लेकिन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव human beings are end in themselves, okay, human welfare should be increased through investments in education and health even if such investments do not result in higher labor productivity। समझिए बात को, अगर मान लीजिए 15-20 लोगों का ग्रुप है, एक कम्युनिटी में रहता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बूढ़े लोगों की बात कर लीजिए कि भाई वो 65-70 साल के हो चुके हैं और उनके ऊपर सरकार हेल्थ में पैसा खत्म कर रही है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनकी बीमारियां सॉल्व की जा रही है, उनके ऊपर पैसा खत्म किया जा रहा है। बट एक 70 साल का बूढ़े आदमी को अगर आप साफ सुधार भी दोगे तो उसके बाद उसके नौकरी करने के चांसेस बहुत कम है। ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट क्या बोलता है कि उनको हेल्थ दो और उनको एजुकेशन दो। जब उनको हेल्थ और एजुकेशन दोगे तो वो अपने आप को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट बढ़ाएंगे, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनका ह्यूमन कैपिटल आप डेवलप भी कर दोगे तो भी वो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में ह्यूमन कैपिटल का आइडिया फ्लॉट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि आप आउटपुट और प्रोडक्टिविटी और फाइनल गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमन कैपिटल बढ़ा रहे हो। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया बट फाइनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ा पाया तो ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट बेकार हो जाता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे ध्यान ना देके केवल उस ह्यूमन के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का भला होता है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा। लेकिन उस भला होने से गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट ना बढ़ा, फाइनल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो उसको ह्यूमन कैपिटल नहीं माना जाएगा। ह्यूमन कैपिटल वाला आइडिया यहाँ पे फ्लॉड हो जाएगा। समझ गए? तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, therefore basic education and basic health are important in themselves irrespective of their contribution to labor productivity। In such a view every individual has a right to get basic education and basic health। हर इंडिविजुअल के पास राइट है, ये अधिकार है कि उसके पास एक बेसिक एजुकेशन हो, एक बेसिक हेल्थ केयर हो, वो पढ़ा लिखा हो, एक हेल्दी लाइफ जिए। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट के अंदर आता है, ये ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के कंसेप्ट के अंदर कुछ फाइनल प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। केवल ह्यूमन डेवलपमेंट से केवल एक इंडिविजुअल ह्यूमन के एजुकेशनल और हेल्थ पैरामीटर बढ़ने का मतलब नहीं है ह्यूमन कैपिटल में फाइनल प्रोडक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमने ये देखा कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है दिस इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। और भी ज्यादा चीजें जरूरी जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सब हमने पहले बात की है। हमारे देश की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे लोकल लेवल पे सरकारें हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपैलिटी हो, विलेज पंचायत हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने की बात करती है। फिर भाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स द फंक्शंस टू बी कैरिड आउट एट ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान में लिखा हुआ है कि भैया हर लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो उसका ब्रॉड आइडिया दिया संविधान में कि उनका क्या करना है। एजुकेशन और हेल्थ में एक्सपेंडिचर किया जाता है हर प्रकार की सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे लोकल लेवल की सरकार हो, पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, कोई भी हो। ठीक है भाई, तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन में भी, हेल्थ सेक्टर में भी। हेल्थ सेक्टर की बात चैप्टर नंबर 8 में बहुत होगी, तो यहाँ पे हम लोग एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप बात करो तो हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देने वाला कौन है? हमें ये पता है कि एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एजुकेशन और हेल्थ के सर्विसेज की बात करो
तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती भी है, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आपको पता है स्कूलों में सरकारी स्कूल भी आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं। हॉस्पिटल्स में सरकारी हॉस्पिटल भी आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं। इन सब के एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ बतेरे हैं। ठीक है भाई, अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो एजुकेशन और हेल्थ पे तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, और एजुकेशन और हेल्थ पे अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, वंस अ चाइल्ड इज एडमिटेड to a school or healthcare center where the required services are not provided, before the decision is taken to shift the amount to another institution, substantial amount of damage could have been done। क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने स्कूल में भर्ती कराया और उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, और आपको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, तो आप बच्चे को निकाल के किसी और जगह पढ़ाने के लिए लेके जाओगे। लेकिन जब तक आप इस डिसीजन को लेगे कि बच्चे को यहाँ से निकाल किसी और जगह पढ़ाना है, तब तक बच्चे की पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका होगा। सेम गोज फॉर हेल्थ। आपने किसी गंदे हॉस्पिटल में, किसी बेकार से हॉस्पिटल में जहाँ पे प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, किसी को भर्ती कर दिया, और जब तक आपको ये पता चला कि भाई यहाँ इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है, उसकी तबीयत और खराब हो चुकी होती है। और ये एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारे और सेक्टर्स में देखने को मिलता है। इसीलिए भैया जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं वो जब भी एजुकेशनल सर्विसेज लेते हैं या हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, कोई भी और सर्विसेज लेते हैं, शुरुआत में नॉर्मली उनको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को जो लोग प्रोवाइड करते हैं, ये जरूरी है कि उनके पास मोनोपोली पावर ना हो। मोनोपोली पावर मतलब उनके पास जरूरत से ज्यादा पावर ना हो, उनके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशंस हो, और इंडिया में इन रेगुलेशंस को अलग अलग बोर्ड्स ने मेंटेन किया है। तो हॉस्पिटल्स क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, एजुकेशन सेक्टर्स में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट को मानेंगे। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को इसलिए रखा जाता है, इनके ऊपर रेगुलेशन इसलिए होता है ताकि ये लोगों को यहाँ पे शोषण ना करे, उनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट ना करे। और यहाँ पे सरकार का ये काम है इस बात का ध्यान देना। देखिए, सरकारी जो हॉस्पिटल है, सरकारी जो स्कूल कॉलेजेस हैं, सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनसे तो ये एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि भाई ये लोगों के भले में ही सोचेंगे, और कहीं ना कहीं सोचते भी हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ दोस्तों, 1 रुपए का पर्चा बनता है। सरकारी डॉक्टर्स कहीं ना कहीं काबिल होते हैं, वो कितना सीरियसली अपना काम करते हैं ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का शोषण ज्यादा होता नहीं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट स्कूलों में होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस हिसाब से 2-2, 2,500 हजार रुपए कंसल्टेशन के लिए लिए जाते हैं, एक दिन के एडमिट करने के लिए 10-10 हजार रुपए ले लिए जाते हैं, ये सबको पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो ऐसे में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज के, उनके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस डाली जाएं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स लगाए जाएं जिनको वो फॉलो करें, लोगों से वो करेक्ट प्राइस लें, लोगों का वो शोषण कम लें। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में एजुकेशन मिनिस्ट्रीज जो काम करती हैं यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर आते हैं। अगर आप बात करो तो मिनिस्ट्रीज हैं हेल्थ की केंद्र के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है भाई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, नेशनल मेडिकल कमीशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब क्या करते हैं, ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले जो भी एंटिटीज हैं उनके ऊपर रेगुलेशन करते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देखेगा कि इंडिया में हॉस्पिटल क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं किसी हॉस्पिटल्स की इन डिपार्टमेंट्स में। सिमिलरली एजुकेशन के फील्ड में एआईसीटी, सीबीईसी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर काम करने वाले स्कूल कॉलेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन रखेगा। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, तबका ऐसा है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, और चूंकि लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनके पास नहीं है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी आबादी सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकती, हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में when basic education and health care are considered as a right to citizens, then it is essential that government should provide education and health services free of cost to the deserving citizens and those from socially oppressed classes। वही बात है कि भाई जब हमको पता है कि हमारे देश में इतना बड़ा गरीब तबका है जो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। पिछले 70 सालों से, जब से हम आजाद हुए, तब से ये सब चीजें
प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, बट अब तक नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं पूरी तरीके से। भले ही केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत पैसा खत्म किया है, तब भी पूरी तरीके से हम लोग 100% ना ही तो लिटरेसी प्रोवाइड कर पाए हैं और ना ही हेल्थ को फैसिलिटीज हम लोग अब तक प्रोवाइड कर पाए हैं। यहाँ पे अगली वीडियो में हम लोग एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की बात को बहुत डिटेल में करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 5। वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।